हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और हमने ये पाया था कि एवरेज वैल्यू को हम हाफ पीरियड पे हम डिफाइन कर पाते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम पूरे पीरियड पे जो करंट है उसकी वैल्यू को हम डिफाइन कर पाए। तो बच्चों पूरे पीरियड पे करंट की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लॉजिकली लगाना पड़ेगा कि यदि हम किसी भी तरीके से यदि हम करंट की वैल्यू का स्क्वायर ले पाए तो हम पूरे पीरियड पे जो करंट की वैल्यू है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो कॉइन करी गई, दैट इज RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय RMS वैल्यू? नाम से पता चल रहा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट है यदि एक दिए हुए रेजिस्टेंस में से यदि हम टी टाइम के लिए करंट I को फ्लो करवाएं, तो यदि वो करंट आपका DC है तो वो जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, वो करंट DC जो जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, यदि हम उसी वैल्यू का अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाएं तो वो भी उतनी ही वैल्यू की हीट वो भी प्रोड्यूस करेगा। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं? RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समटाइम्स इसको हम वर्चुअल वैल्यू भी बच्चों बोल देते हैं। तो इसके नाम है इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू और RMS वैल्यू। तो थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ इसको। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट पासिस थ्रू ये गिवन रेजिस्टेंस फॉर ए टाइम t, द इफेक्ट which your DC produce same heating effect will produce by the AC, then that value of current is termed as RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों हम इसको एक कंप्लीट पीरियड के ऊपर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकली हम थोड़ा सा चेक करते हैं कैसे हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए, यदि हम बात करें DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो लॉ है आपका, ये जूल्स हीटिंग लॉ है, ठीक है, जूल्स हीटिंग लॉ है ये। तो हीट प्रोड्यूस, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू dt। तो बच्चों यहाँ पे DH इज इक्वल टू I की वैल्यू हम यहाँ पे नोट करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट है तो I नॉट साइन ओमेगा t, और यहाँ पे इसका स्क्वायर इंटू R dt। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। DH इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t R dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आएगा? H इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R, आपका इंटीग्रेशन से बाहर 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है, इसको आप आराम से बच्चों सॉल्व कर सकते हो। इट कम्स आउट टू बी I नॉट स्क्वायर R, और साइन स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t इंटू dt और 0 टू t। तो डियर स्टूडेंट्स, H इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R, और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पे dt 0 टू t माइनस 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt। तो ये जो वैल्यू है आपके पास, इट कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि एवरेज वैल्यू डिफाइंड ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। तो बच्चों ये आपके पास 0 आ जाएगा, और H कम्स आउट टू बी I नॉट स्क्वायर R इंटू t। दिस इज योर इक्वेशन A बाय डेफिनेशन। तो बच्चों डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो H इज इक्वल टू I
RMS इफेक्टिव वैल्यू का स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो I RMS स्क्वायर R इंटू टी इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ी सी आप मिस्टेक कर रहे हैं तो इसको करेक्ट कर लो बेटे। यहाँ पे 2 भी आएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 भी आएगा बेटा, यहाँ पे 2 भी आएगा। तो I RMS स्क्वायर RT ये इक्वेशन बी है। ए और बी को इक्वेट करेंगे तो I RMS स्क्वायर RT इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R इंटू टी बाई 2। तो बच्चों इसको हम कैंसिल करेंगे, R से R कैंसिल करेंगे, तो I RMS स्क्वायर इसको आप लिख सकते हो I नॉट बाई में रूट 2। तो ये आपके पास I RMS की वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली आप E RMS भी निकाल सकते हो। तो E RMS इज इक्वल टू E नॉट बाई में रूट 2। तो जब भी हम I RMS निकालते हैं तो हम सबसे पहले स्क्वायर लेते हैं, फिर मीन लेते हैं, फिर आपके पास क्या लेते हैं, रूट लेते हैं। एक एग्जांपल से हम थोड़ा सा आपको समझाने की बेटे कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास मान लो एक स्क्वायर वेव है, राइट। तो ये करंट I है और ये एक स्क्वायर वेव है, राइट। और यहाँ पे 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे टाइम है बेटे, टाइम के साथ वेरिएशन है, और ये 2 एम्पियर है। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, I RMS निकालने की कोशिश करेंगे। तो I RMS इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर बाई में 3। तो ये आपका जो है फार्मूला है। फार्मूला कैसे है आपका, ये चेक करिए। सबसे पहले हमने किया स्क्वायर, तो I1 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के बाद क्या लिया हमने, मीन। तो सारे करंट का स्क्वायर करके मीन, और उसके बाद क्या लिया बच्चों हमने, रूट। तो इसको करना बहुत आसान है। करंट कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाय में 3। तो ये हमारे पास आ गया 4 + 4 + 4, तो 12/3, और कितना आ गया आपके पास, ये 2 एम्पियर। तो ये आपका तरीका है क्वेश्चंस को निकालने का, जब आपको I RMS वैल्यू जो है बेटा निकालनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि हम कैसे दिए हुए एलिमेंट में से अल्टरनेटिंग करंट को गुजारते हैं, और जो दिए हुए एलिमेंट है उनका बिहेवियर हम चेक करेंगे कि उनका बिहेवियर टुवर्ड्स अल्टरनेटिंग करंट बच्चों क्या रहता है। तो +2 के सिलेबस में हमारे पास बेसिकली 3 एलिमेंट हैं। उन एलिमेंट का बिहेवियर हम चेक करेंगे टुवर्ड्स अल्टरनेटिंग EMF। तो पहला एलिमेंट हमारे पास है रजिस्टर, और दूसरा एलिमेंट जो हम स्टडी करवाएंगे आपको वो है इंडक्टर, और तीसरा एलिमेंट आपके पास है जो हम स्टडी करवाएंगे आपको कैपेसिटर। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या होगा जब हम अल्टरनेटिंग करंट को एक दिए हुए रेजिस्टेंस में से गुजारेंगे। तो एक सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करने वाले हैं, तो ध्यान से बेटे बने रहिए, और पूरा लेक्चर आप देखोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लेटर ऑन हम जो बेसिक सर्किट है LCR सीरीज सर्किट, उसमें जो सारी चीज़ें हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, तो साथ साथ लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। तो फर्स्ट आपके पास है AC थ्रू रजिस्टर। तो रजिस्टर के थ्रू हम AC को फ्लो करवाते हैं। तो हमारे पास बच्चों जो सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमने अल्टरनेटिंग करंट इसके अबाउट हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये जो आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके पास अल्टरनेटिंग EMF है बेटे, अल्टरनेटिंग EMF। तो और इक्वेशन क्या है इसकी, E = E0 sin ωt। तो हमने अल्टरनेटिंग EMF रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई करी, तो
एज ए रिजल्ट ऑफ दिस करंट आई सर्किट के अंदर फ्लो कर गया। आर क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो बच्चों यहाँ पे इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू आई आर। तो इज इक्वल टू आई कितने है बच्चों आपके पास, यहाँ पे हम निकालेंगे आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने यहाँ पे लगाया और इससे हमारे पास क्या आया, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट कितना है आपके पास, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय में आर साइन ओमेगा टी। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट इज कॉल्ड पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, ई नॉट बाई में आर के बराबर है ये। तो जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन दोनों को हम स्टडी करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस के थ्रू या इंडक्टर के थ्रू या फिर आगे हम कैपेसिटर के थ्रू उसको स्टडी करेंगे, तो जो हमारा जो बेसिक मोटो है वो है हमने बिहेवियर चेक करना है कि ईएमएफ लगाने पर करंट जो है कहीं लैग तो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने ईएमएफ लगाई तो क्या उसी टाइम पे सर्किट के अंदर करंट आ गया, क्या रेजिस्टेंस के अंदर करंट उसी टाइम पे आ गया, क्या करंट और ईएमएफ एक साथ आएंगे तो फेज में है, या फिर करंट आगे चल रहा है या ईएमएफ आगे चल रही है या ईएमएफ पीछे चल रही है या करंट आगे चल रहा है। तो हम रिलेशनशिप देखेंगे वोल्टेज और करंट का इन सर्किट के अंदर जो हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम बेसिकली दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहले नंबर पे हम बनाएंगे यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन है वो है ग्राफिकल सर्किट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सर्किट नहीं बोलेंगे इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा हमारे पास है फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ये जो साइन फंक्शन है ये हमें बता रहा है कि आपका जो वोल्टेज है वो साइन वेव से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और करंट को भी हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, साइन से। लेकिन यहाँ पे एक बात दिमाग में रखनी है कि जो ई नॉट है वो ग्रेटर देन आई नॉट है, ठीक है। यानी कि जो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो हमेशा ज़्यादा होगी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की। तो यहाँ पे ग्राफ जीरो से ही शुरू होगा, एक साथ ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा करंट का कम होगा। तो ये आई नॉट है और ये बच्चों आपके पास ई नॉट है। तो यहाँ पे ई और आई और यहाँ पे आपका वेरिएशन टाइम के साथ। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड जो हम यहाँ पर जो हम चीज़ देखेंगे दैट इज फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले बच्चों फेजर क्या होता है, फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है, राइट। फेजर क्या है आपके पास, एक रोटेटिंग वेक्टर है जिस पे हम वेरियस वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे आपको फेजर डायग्राम बनाना, तो उसमें वरी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अब यहाँ पे ये आपके पास आ गया ईएमएफ और ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, करंट, ठीक है। आप इसको इसके ऊपर नहीं बनाना चाहते तो इसको आप ऐसे बना लो। तो ये आपके पास फेजर डायग्राम है जिसमें ये बता रहा है कि आपका वोल्टेज और आपका करंट जब भी रेजिस्टेंस के अंदर से पास होगा तो दोनों कैसे होंगे बेटे, फेज में होंगे। तो और ये बड़ा एरो इसलिए लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि जो वर्चुअल वैल्यू है या जो पीक वैल्यू है आपके पास वो क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी ईएमएफ की, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, और इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास आई की कम होगी। जनरली जो आपके मीटर में सप्लाई आती है बाहर से तो उसको हम ई बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। तो ये जो ई और बी आपके पास इन जनरल आरएमएस वैल्यू ही होती है जिसको हम इफ़ेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो बच्चों यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मैक्सिमम शेयर करिए ताकि मैक्सिमम बच्चों का भला हो और मैक्सिमम बच्चे इसको सीखें और
ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।